हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। रात का 3 बजा हुआ है। फाइनली हमने ये वन शॉट वाली पीडीएफ पूरी कर ली है और आने वाले 2-2.5 घंटे के अंदर ये रिकॉर्ड होगी और पूरी उम्मीद है कि सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे तक ये पब्लिक हो जाएगी भाई। ठीक है, अभी लगभग 2:30 के करीब बजा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में चीज़ों को इकट्ठा किया है। उम्मीद करते हैं आपने अपने लेवल पे बहुत तैयारी की होगी। समय को बिल्कुल खराब नहीं करेंगे और बहुत आसान तरीके से बताएंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझो हाफ एडर क्या होता है और फुल एडर क्या होता है। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन के अंदर आता है भाई। ठीक, तो देखो हाफ एडर हो, फुल एडर हो, बहुत सारे कोड्स हैं। ये जितना भी इंतजाम है ये सब कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्किट्स हैं। तो हमने बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिख दिया हाफ एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, यानी ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है जो दो बाइनरी बिट्स, सबको पता होना चाहिए बाइनरी का मतलब द्विआधारी, और जिसमें एक क्या होता है 0 होता है और एक क्या होता है 1 होता है। इसे हम लोग बाइनरी बोलते हैं भाई। ठीक, तो ये बाइनरी बिट को ऐड करने के काम करता है और आउटपुट में सम और कैरी देता है। देखो भाई, हो सकता है आपने जिंदगी में कभी कंप्यूटर ना पढ़ा हो, तो देखो कंप्यूटर हम लोगों की भाषा नहीं समझता है। कंप्यूटर मशीन है तो वो मशीनी लैंग्वेज समझता है। उसी में मेरे भाई कंप्यूटर की भाषा होती है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी का मतलब होता है द्विआधारी, जिसमें हम केवल 2 की बात करते हैं, 0 और 1 की बात करते हैं भाई। ठीक है, तो हमने लिखा कि जो हाफ एडर क्या है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें ये क्या करता है, जो 2 बाइनरी बिट्स होती हैं 0 और 1, उन्हें जोड़ने का काम करेगा। नाम ही है उसका एडर, तो ये उसे जोड़ने का काम करेगा और जो आउटपुट आएगा जुड़ने के बाद उसमें सम मिलेगा, यानी दोनों का जोड़ मिलेगा, और कैरी मिलेगा भाई। ठीक, कैसे लिखते हैं ये देखो, इसकी ट्रुथ टेबल है। एक ए है, एक बी है, इन्हें हमें जोड़ना है भाई। ठीक है, तो अगर ए 0 है और बी भी 0 है तो 0 0 क्या हो जाता है 0, कैरी भी 0 ही आएगा, कुछ बचा ही नहीं भाई। ठीक है, 0 और 1 क्या होता है 1 होता है, कैरी कुछ नहीं होगा। 1 और 0 क्या होता है 1 होता है, कैरी कुछ नहीं होगा। लेकिन 1 और 1 जब जोड़ोगे तो कुछ लोग कहेंगे 2 होता है। नहीं, कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है, उसमें 0 आएगा या 1 आएगा। तो जब कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे हम लोग बूलियन बीजगणित कहते हैं भाई। ठीक, तो जब कंप्यूटर की लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज में इसे जोड़ेंगे तो 1 और 1 0 होगा। ठीक सर जी, 1 और 0 कैसे होगा, तो 1 हम लोग कैरी लिखेंगे। ये जोड़ने का तरीका होता है भाई। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ये लिखने का तरीका होता है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं भाई। इसे पढ़ते हैं एक्स और गेट, ये सब गेट्स हैं। ठीक, अब यहां पर हम वन शॉट बता रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं सिर्फ हाफ एडर को समझाने की। गेट भी अभी शॉर्ट में आपको बता देंगे, पूरा वन शॉट देखोगे तो लगभग चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसका जो जोड़ने का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो इसे पढ़ेंगे ए एक्स और बी, और कैरी का एक्सप्रेशन क्या होता है, इसे पढ़ेंगे ए एंड बी। ये जो डॉट लिखा हुआ है ये एंड गेट को दिखा रहा है। ये जो इस तरीके का सिंबल दिख रहा है ये एक्स और गेट को दिखा रहा है। ये गेट्स क्या होते हैं ये भी आगे आगे हम लोग बात करेंगे भाई। ठीक, लिमिटेशन की बात करें तो हाफ एडर जो है वो कैरी इनपुट को कंसीडर नहीं करता है, यानी जो हासिल आया है, जो कैरी आया है तुम्हारी भाषा में, उसका जो इनपुट में इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम लोग लार्ज एडिशन के लिए, बड़े जोड़ के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। फुल एडर की बात करें तो ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है भाई, सीधी सी बात है। जो 3 इनपुट, एक ए होगा, एक बी होगा, एक कैरी इनपुट होगा भाई, को ऐड करता है और सम और कैरी आउटपुट देगा भाई। ठीक है, अगर कोई कैरी है उसे भी एज अ इनपुट ये इस्तेमाल करेगा और फाइनली जो जोड़ आएगा हमें वो देगा और कैरी आउटपुट देगा भाई। ठीक है, आइए देखते हैं मेरे भाई। तो इसका तरीका बहुत सरल है, ये इसकी ट्रुथ टेबल हमने बनाई है। अब जब आप ट्रुथ टेबल को देखोगे तो तरीका होता है, ये है ए, ये है बी, ये है कैरी इनपुट। ठीक, फिर ये सम है और ये कैरी आउटपुट है। बहुत आसान तरीका होता है, इन तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ते हैं 0 0 0 तो ये दोनों 0 ही रहेंगे। इन्हें जोड़ो 0 0 1 तो 1 आएगा। ठीक, यही होता है ना मेरे भाई। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया मेरे भाई। 0 1 0 भी 1 ही आएगा तो 1 लिख दिया हमने। 1 और 1 क्या होगा, 1 और 1 0 होगा, लेकिन कैरी 1 होगा ना, तो यहाँ देखो कैरी 1 लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोग इसकी टेबल बनाते हैं। 1 है तो फिर सिर्फ 1 ही रहेगा, कोई कैरी नहीं आएगा। फिर वही कहानी, और 1 और 1 क्या होगा 0 होगा, कैरी क्या आएगा 1 आएगा। 1 और 1 क्या होगा 0 होगा, कैरी क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से इन तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं और ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करते हैं भाई। ठीक है,
कहानी वही है, सम के लिए ए एक्स और बी एक्स और सी इनपुट इसे पढ़ेंगे, और कैरी के लिए ए बी प्लस बी सी इनपुट, मतलब भाई कैरी इनपुट पढ़ लो या सी इनपुट पढ़ लो, प्लस ए सी इनपुट होता है भाई, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्रेशन है। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, ये भी पेपर में जरूर आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में हमने लिखा हुआ है। ये एक मेमोरी डिवाइस होता है। फ्लिप फ्लॉप क्या है, मेमोरी डिवाइस है। ये एक बिट डेटा स्टोर करता है। एक बिट का मतलब या तो 0 या फिर 1, इस तरीके के डेटा को ये स्टोर करेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भाई दो हैं, एक जेके फ्लिप फ्लॉप है, एक एसआर फ्लिप फ्लॉप है। तो जो एसआर वाला फ्लिप फ्लॉप होता है, एस फॉर सेट, आर फॉर रीसेट, ठीक। इसमें इनपुट एस और आर होगा, एस का मतलब सेट, आर का मतलब रीसेट होगा। आउटपुट मान लिया क्यू है भाई, ठीक है। तो अगर ये दोनों 0 है तो कोई चेंज नहीं होगा आउटपुट में। इसका मीनिंग है कि प्रीवियस स्टेट ही हमें मिल जाएगी, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। अगर ये 0 है, ये 1 है, तो जो आउटपुट है वो 0 आएगा, और 0 का मतलब रीसेट हो गया, दोबारा से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 0 का मतलब 1 आएगा, मतलब सेट है। 1 और 1 इनवैलिड होता है। इस वाले में एसआर फ्लिप फ्लॉप में दोनों इनपुट 1 नहीं हो सकते हैं, दिक्कत है, नॉट अलाउड है। इसीलिए इसकी इंप्रूव्ड जो फॉर्म है वो जेके फ्लिप फ्लॉप है भाई, ठीक है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप, इसमें जे और के क्या होंगे मेरे भाई, इनपुट होंगे। ट्रुथ टेबल बनाएंगे, इसमें 0 0 नो चेंज, सेम रहेगा। 0 1 0 तो रीसेट हो जाएगा, 1 0 1 तो सेट रहेगा, और 1 1 जो उसमें नॉट अलाउड था वो इसमें उल्टा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये उसकी अपग्रेडेड फॉर्म है भाई, ठीक। फिर आपसे पेपर में के मैप भी पूछ सकता है। ये के मैप क्या होता है मेरे भाई, तो ये ग्राफिकल मेथड है। मैप का मतलब क्या, कोई नक्शा वक्शा बना रहे होंगे, तो ये ग्राफिकल मेथड है जिसका यूज हम लोग करते हैं, काहे के लिए करते हैं मेरे भाई, तो जो हम लोगों के बूलियन बीजगणित है उसके एक्सप्रेशंस जो हैं, जो उनकी कैलकुलेशंस हैं, उन्हें आसान करने के लिए इस मैप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो लॉजिक सर्किट बना हुआ होता है वो आसान हो जाता है। हर इनपुट कॉम्बिनेशन को एक नंबर दे देते हैं। जो भी इनपुट कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं उन्हें नंबर देते हैं और उन्हें मिन टर्म बोलते हैं। और लिखते कैसे हैं, M0 M1 M2 ये सब कहते हैं। ये बाइनरी वैल्यू का डेसिमल होता है। बाइनरी का मतलब क्या, जैसे हम लिखते हैं 10101, तो इसे डेसिमल में हम लोगों को कन्वर्ट करना होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं, अगर पेपर में आ जाए कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलोगे, या डेसिमल क्या होता है। डेसिमल मतलब दशमलव वाला, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा सीख लो मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे भाई, मान लिया पेपर में आ गया 16, ठीक। तो ये 16 क्या है, ये 16 डेसिमल में है, दशमलव संख्या पद्धति में है। आप इसे बाइनरी में बदलना है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो जैसे एलसीएम लेते थे वैसे लिखेंगे और 2 से भाग देंगे। सर जी 2 से ही क्यों भाग देंगे, क्योंकि बाइनरी में बदलना है जिसका आधार 2 ही होता है, 1 और 0। तो हमने 2 से भाग दे दिया भैया, 2 8 16 कटेगा। जब पूरा कट जाएगा तो यहाँ 0 उतारेंगे, फिर 2 चौक 8 कटेगा, पूरा कट गया तो 0 उतारेंगे। 2 दूनी 4 पूरा कट गया तो 0 उतारेंगे। 2 1 कम 2 पूरा कट गया तो 0 उतारेंगे। और जो आखिरी में 1 रह जाता है उसे नीचे लिख देते हैं भाई, ठीक। और नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो बताओ क्या आएगा, 1 0 0 0, 3 0 है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। तो ये मेरे भाई कन्वर्ट हो गया काहे में, बाइनरी में। डेसिमल को बाइनरी में ऐसे करके कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई कहे अब इसे फिर डेसिमल में बदलो, तो ऐसे करके लिख देते हैं, देखो 1 0 0 0 0, ठीक। सबके नीचे 2 लिख देते हैं, 2 2 2 2 2, पावर लिख देते हैं 2 की पावर 0 1 2 3 4, ठीक। अब देखो जब आपस में भैया 2 की पावर 0 नीचे जो चलेगी चलेगी, लेकिन जब इसकी गुणा 0 से करोगे तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सिर्फ 2 की घात 4 बचेगा। 2 की घात 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कि 1 से गुणा करेंगे तो 16 एक कम कितना आ जाएगा, 16। देखो ये दोबारा से 16 में कन्वर्ट हो गया। तो ये बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, और बाइनरी वैल्यू का डेसिमल होता है। 2 टाइप के के मैप होते हैं, एक 2 वेरिएबल वाला होता है, एक 3 वेरिएबल वाला होता है। दोनों हमने यहाँ पर लिख दिए हैं भाई, ठीक है। उसके बाद BCD कोड क्या होता है, ये भी कोडिंग सिस्टम है मेरे भाई। जैसे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, वैसे ही जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल मतलब 0 1 2 3 4 5 6 9, इन्हें 4 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हैं इस कोड में। BCD कोड मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। जैसे 0 को सब 0 से लिखते हैं, 1 में सब आखिरी में 1 आता है,
2 में 1 यहाँ आ जाता है, 3 में 2 1 होते हैं। तो ये पूरा कोडिंग सिस्टम है जिसे आप देख लेना। पीडीएफ अभी हम आपको टेलीग्राम पर भी दे रहे हैं, फ्री में अपना चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अब इतना आप नहीं लिख पाओ मान लिया तो आप लिख देना जैसे, एक ये लिख देना, एक ये लिख देना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसे डेसिमल क्या है 45, तो 45 को अगर BCD में लिखना है तो देखो 4 के लिए कोड कितना है, 4 के लिए कोड है 0 1 0 0, 5 के लिए इतना है। तो दोनों को लिखने का तरीका पहले 4 वाला लिख देंगे फिर 5 वाला लिख देंगे, इस तरीके से BCD कोड चलेगा भाई, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम पेपर में जरूर आती है। क्या होती है डी मॉर्गन थ्योरम मेरे भाई? तो इसका स्टेटमेंट 2 और 3 वेरिएबल्स के लिए हमने लिख दिया है, वही है ये देखो A एंड B, ऊपर डैश लगा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। उसे हम पढ़ सकते हैं A डैश प्लस का B डैश, और गेट बोलते हैं। एक एंड गेट का तरीका है, एक और गेट का तरीका है। तो कुल मिला के जब डॉट लगा होगा तो बीच में प्लस आ जाएगा, प्लस लगा होगा तो डॉट लगा, प्लस को डॉट, डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एंड को और को एंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, गेट है। ऐसे ही 3 के लिए भी होगा, डॉट होगा तो प्लस लगा दिया, प्लस होगा तो डॉट लगा दिया। दोनों साइड की जो ट्रुथ टेबल होंगी, जो 0 1 0 1 वाली टेबल बनेंगी, वो भी सेम आती हैं। इसका यूज भी हम लोग करते हैं बूलियन व्यंजक को सिंप्लीफाई करने में, नैंड नॉर गेट को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नैंड गेट क्या होते हैं, नॉर गेट क्या होते हैं? तो ये भैया सब क्या है, गेट्स हैं कि पता है, नॉट गेट और गेट मिल गए, अभी आगे गेट भी आपको दिखाएंगे। लो आ ही गया मेरे भाई, लॉजिक गेट क्या होते हैं? क्या होते हैं लॉजिक गेट? तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो बाइनरी इनपुट है, 0 और 1 दो ही इनपुट है, पर ऑपरेशन करके आउटपुट देते हैं। यानी हम लोग जो बाइनरी इनपुट्स हैं मेरे पास 0 और 1, उनके साथ में कैसे कैसे हम लोग आउटपुट निकाल सकते हैं। टाइप ऑफ गेट की बात करें, पहला एंड होता है, 2 इनपुट होते हैं, 1 आउटपुट होता है। अगर इनपुट दोनों इनपुट एक ही होंगे तो आउटपुट भी 1 मिलेगा। जैसे 0 0 तो 0, 0 1 तो 0, 0 1 तो 0। लेकिन अगर दोनों इनपुट 1 हैं तो आउटपुट भी कितना मिलेगा, 1। इसका एक्सप्रेशन y बराबर a डॉट b, लेकिन इसे डॉट नहीं पढ़ेंगे, एंड गेट है ना, तो इसे पढ़ेंगे y बराबर a एंड b भाई, ठीक है। ऐसे ही दूसरा और गेट है, इसमें 2 इनपुट 1 आउटपुट होता है। जब कोई भी एक अगर इनपुट मिल जाएगा तो आउटपुट ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। 0 0 तो 0, यहां 1 1 मिल गया तो आउटपुट 1, 1 मिल गया तो आउटपुट 1, दोनों में से दोनों मिल गए तो और अच्छी बात है, 1 भी मिलता तब भी आउटपुट 1। एक्सप्रेशन है y बराबर a प्लस बी, और इसे a प्लस बी नहीं पढ़ेंगे, और गेट है तो इसे पढ़ेंगे a और b मेरे भाई, ठीक है। ऐसा ही नॉट गेट होता है। नॉट गेट में जो आउटपुट है वो अपोजिट हो जाएगा, जैसे 0 तो 1, 1 तो 0, ठीक। इसे पढ़ेंगे भी क्या, y बराबर a डैश, या फिर पढ़ेंगे y बराबर नॉट a पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही नैंड गेट होता है, जब एंड और नॉट को मिला देंगे तो वो नैंड हो जाएगा, और नॉट को मिला देंगे तो नॉर हो जाएगा। ऐसे एक्स और गेट, कुछ स्पेशल गेट्स हैं, एक्स नॉर गेट होते हैं। इन सब के व्यंजक भी हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख लेना भाई, ठीक। फर्मी एनर्जी और फर्मी लेवल क्या होता है? तो जब 0 केल्विन मेरे भाई, टेम्परेचर बिल्कुल 0 होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम एनर्जी होती है उसे फर्मी एनर्जी कहते हैं। EF से लिखते हैं मेरे भाई, और वो लेवल जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 50% के करीब होती है, कि लगभग 50% इलेक्ट्रॉन यहां मिल ही जाएंगे, उन्हें हम लोग फर्मी लेवल कहते हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा ASII या ASC 11 पढ़ लो यार, जो भी पढ़ो, फिलहाल ये ASCII है। कोड क्या होता है? तो इसे कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज भाई, ठीक है। जैसे एक कैरेक्टर, ये भी कोडिंग सिस्टम है भाई, सीधी सी बात है, कोड मतलब कोडिंग सिस्टम है, जिसमें हम लोग लेटर्स को, नंबर्स को, सिंबल्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ठीक। 7 बिट का कोड होता है। तो अब सारे 0 से 127 तक सब तो नहीं लिखोगे बैठ के, तो 2-3 लिख दिए। जैसे 65 का ये 7 अंकों का बिट कोड है, 66 का ये है, 97 का ये है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसका यूज कंप्यूटर में टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है भाई, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? ये भी कई बार पूछता है। तो क्या होता है मल्टीप्लेक्सर? ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट ही है, जो मल्टीपल इनपुट्स में से, बहुत सारे इनपुट होंगे, उनमें से कोई एक इनपुट निकाल के और एज इट इज कन्वर्ट नहीं करेगा, एज इट इज उसे एज अ आउटपुट कन्वर्ट कर देगा भाई, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, जैसे 0 0 इनपुट है, इनमें से कोई एक उठा लिया, 0 0 1 1, ये क्या लिखा हुआ? I फॉर इनपुट ही उठा दिया है, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके के आउटपुट हम लोगों को मिलेंगे। सर जी 2 3 कहाँ से आ गया? तो मेरे भाई जब इसे डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो प्राप्त हो जाता है भाई, ठीक है। इसका यूज डेटा सिलेक्शन, डिजिटल सर्किट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है भाई। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है? JFET मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरल लैंग्वेज में हमने यहाँ पे चीजों को लगाया है। क्या होता है?
3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है भाई, ठीक है, जिसमें करंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से कंट्रोल किया जाता है। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वोल्टेज से हम लोग धारा को कंट्रोल करेंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे। 3 टर्मिनल कौन से होते हैं? गेट, सोर्स, ड्रेन होता है। 2 तरीके का होता है, एन चैनल और पी चैनल। ज्यादातर एन चैनल पेपर में आता है, तो हमने एन चैनल की वर्किंग लिख दी है बिल्कुल सरल लैंग्वेज में। 3 चीजें हैं, गेट, सोर्स, ठीक है मेरे भाई, यही तो है। 3 चीजें हैं, गेट, सोर्स और ड्रेन। तो अब होगा क्या? सोर्स से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ड्रेन की तरफ जाएंगे, गेट पर नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे, ये चैनल को पतला करना शुरू कर देगा। गेट का वोल्टेज जितना नेगेटिव वोल्टेज बढ़ता जाएगा, करंट उतनी कम होती जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी जब करंट कांस्टेंट हो जाएगी, उसी को हम लोग पिंच ऑफ रीजन बोलेंगे, उस वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज बोलेंगे। तो अगर इस तरीके की कुछ पूछ ले, उस करंट को पिंच ऑफ करंट बोलेंगे, ये भी शॉर्ट में कई बार पूछ सकता है, पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, बहुत ही आसान है कि वोल्टेज, गेट का वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं और जो करंट है वो क्या होती जा रही है? कांस्टेंट होती चली जा रही है, यानी करंट को हम लोग वोल्टेज की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक। हाई इनपुट इंपीडेंस होता है, एम्पलीफायर में, स्विचेस में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल होता है। ये देखिए इस तरीके से, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ये गेट है। कुछ लोग कहेंगे ये 2 गेट कैसे दिखाई दे रहा है? अबे 2 गेट नहीं, गेट एक ही है। ये पूरा एक्चुअल में गेट ही है, बस इसमें क्या है, बीच में एन टाइप आ गया, तो आधा इधर दिखने लगा, आधा इधर दिखने लगा, लेकिन रियलिटी क्या है? पूरा गेट ही है। तो ये इसका सिंबल है मेरे भाई, ये गेट, ये ड्रेन, ये सोर्स, इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। एन चैनल जेफेड ये बना हुआ है भाई, ठीक है। फिर मॉसफेट, मॉसफेट थोड़ा सा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, नाम ही है मेटल ऑक्साइड। तो इसमें एक लेयर होगी जिस वजह से गेट थोड़ा सा दूर होगा। ये गोला बना हुआ है, थोड़ा सा भैया पूरी रात लिखते रहे बैठे हुए, तो आप थोड़ा सा अच्छे करके इसे बनाना। कहानी वही है, ड्रेन है, सोर्स है, गेट है। ये बी क्या? बी फॉर बॉडी होती है, नॉर्मली इसे लिखते नहीं है मेरे भाई, हमने यहाँ पे बना दिया है। दिखाना दिखाना, मन्ना मत दिखाना भाई, ठीक है। तो मॉसफेट भी एक वोल्टेज कंट्रोल, वो भी वोल्टेज को कंट्रोल करता है, ये भी वोल्टेज को कंट्रोल करता है, जिसमें करंट को गेट वोल्टेज से कंट्रोल किया जाता है। सेम कहानी है, उसमें भी करंट को गेट वोल्टेज से कंट्रोल करते थे, इसमें भी करते थे। ये जेफेट से भी हाई इनपुट रेजिस्टेंस वाला डिवाइस है, यानी इससे थोड़ा सा और अपग्रेड किया गया है और हाई इनपुट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया। गेट है, सोर्स है, ड्रेन है। चौथा बॉडी भी लिख सकते हो, अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तब 1 शॉट देख रहा हूं। 2 तरीके का होगा, इनहेंसमेंट यानी ई वाला मॉसफेट, डिप्लेशन यानी डी वाला मॉसफेट। ये नॉर्मली ऑफ होता है, जब गेट को वोल्टेज देंगे तब ऑन होगा। ये ऑन ही होता है, लेकिन जब गेट को वोल्टेज देंगे तो जो करंट है, वो धारा जो है वो कम ज्यादा होने लगेगी। वर्किंग सेम है, गेट और चैनल के बीच ऑक्साइड की लेयर होती है, इसमें नाम ही है। मॉसफेट का मतलब क्या है? ये देखो क्या लिखा हुआ है, मेटल ऑक्साइड। तो इसमें ऑक्साइड की लेयर होती है, इसलिए इसे मॉसफेट बोल रहे हैं। लेयर होती है इसलिए डायरेक्ट करंट नहीं जाता है, ठीक। जब गेट पर वोल्टेज हम लोग लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? जिस चैनल को कंट्रोल करेगी, और जब चैनल कंट्रोल होगा तो करंट की जो फ्लो है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ होनी शुरू हो जाएगी, और गेट करंट जो है वो, गेट करंट 0 ही रहेगा, और जो करंट का फ्लो होगा वो ड्रेन से सोर्स की तरफ होगा। लेकिन कब होगा? जब हम लोग गेट पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही जो करंट है मेरे भाई वो फ्लो होगी, और इस वजह से उसे हम लोग वोल्टेज की सहायता से कंट्रोल कर पाएंगे। जो आईसी होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंप्यूटर की चिप्स होती हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, इन सब में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यूजेटी है, इसे भी आप शॉर्ट में पढ़ सकते हो, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं भाई। क्या होता है ये? तो यूनी का मतलब एक, इसमें एक ही पीएन जंक्शन होता है, इसलिए यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। B1 B2 2 बेस होते हैं, एक एमीटर होता है मेरे भाई। 3 टर्मिनल वाली सेमीकंडक्टर डिवाइस है, एक ही पीएन जंक्शन होता है, 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस 1 बेस 2। इसमें जो एन प्रकार की सिलिकॉन की छड़ होती है, एन प्रकार की, उसे पी प्रकार, पी टाइप रीजन से मेरे भाई क्या करते हैं, इंप्योरिटी उसमें मिला देते हैं, तो पी और एन मिलने से पीएन जंक्शन बनता है। वर्किंग की बात करें तो बहुत आसान है। जब एमीटर का वोल्टेज कम होता है, कोई करंट नहीं होता है, एमीटर का वोल्टेज बढ़ते बढ़ते एक लेवल पे पहुंचता है तो करंट तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे B1 का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और जो पल्स की तरह, एक धड़कन, झटके की तरह एक करंट ये देता है। जब बहुत ज्यादा
B1 का रेजिस्टेंस घटेगा तो झटके से करंट आएगा। तो इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, जो SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में लॉन्ग में आएगा, अब इस वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये SCR वगैरह को चालू करने में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आप BJT है, उसी तरीके से कई बार इन दोनों में अंतर पूछ लेता है। तो BJT भी एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये स्विच या ये भी स्विच या एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल होता है। सेम कहानी है, एमीटर है, कलेक्टर है, बेस है। कई बार तो आपसे सिर्फ ट्रांजिस्टर पूछेगा। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, BJT मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें आपको दो जंक्शन दिखेंगे मेरे भाई। कहां दो जंक्शन दिखेंगे, ये देखो, ये ऐसा करके अगर हम बनाएं, मान लिया PNP, तो एक जंक्शन देखो ये वाला है, एक इनके बीच में ये वाला जंक्शन, PNP ट्रांजिस्टर या NPN ट्रांजिस्टर। केबल ट्रांजिस्टर पूछे तब भी आप यही लिख के आना, ट्रांजिस्टर भी पूछ सकता है। तो ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्विच या एम्पलीफायर के रूप में ये भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका डायग्राम है, ये इसका मेरे भाई सर्किट सिंबल है। ये एमीटर है, ये बेस है, ये करंट है। इसमें भी तीन टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर होता है। दो प्रकार का होता है, NPN, इधर उधर N हो सकते हैं, बीच में P हो सकता है, ठीक है, या फिर PNP हो सकता है। ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। जब बेस पर कोई करंट नहीं होता तो ये स्विच ऑफ होता है, बेस को करंट देने पर ये स्विच ऑन होता है और कलेक्टर करंट में चेंज होने लगता है, जिससे सिग्नल को हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं भाई, ठीक है। H पैरामीटर एक ऐसा टॉपिक है जो शायद लॉन्ग में कराना चाहिए था, लेकिन हमने लगभग सब कवर कर दिया इस वीडियो के अंदर। H पैरामीटर, अब अगर बाई चांस आ जाए, कुछ ना आता हो, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया है। ये क्या होते हैं, BJT जो अपना होता है, इसके व्यवहार को समझने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पैरामीटर होते हैं। H पैरामीटर फॉर हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब जो बहुत सारी चीजों से मिलके बनाओ। इसमें रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेशियो जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए ये H पैरामीटर कहलाते हैं। मेनली चार हैं, HIE, HRE, HFE और HOE मेरे भाई, ठीक है। तो इसे आप देख लेना। बूलियन अलजेब्रा क्या होती है, तो मैथ की वो ब्रांच है जिसे डिजिटल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हल करते हैं, जिनमें गेट्स यूज करते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, जो ऊपर हम आपको बता चुके हैं। तो बूलियन अलजेब्रा अगर आ जाए तो आप इसे भी लिख सकते हो भाई, ठीक है। म्यूचुअल कंडक्टेंस क्या होता है, तो भैया वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज के साथ आउटपुट धारा में कितना फर्क आ रहा है, यानी जब आप वोल्टेज में बदलाव कर रहे हो तो धारा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस रेशियो को ही म्यूचुअल कंडक्टेंस कहते हैं। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर पूछ सकता है, तो मेरे भैया इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दोनों के रेशियो को ही एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। एम्प्लीफाई होने का मतलब बढ़ जाना। जैसे यहाँ दो एम्प्लीफायर रखे हुए हैं, हम माइक लगाते हैं और बोलते हैं यहाँ से, तो बच्चों को पीछे तक आवाज मिलती है, स्पीकर लगे हुए हैं, सारी चीजें, तो इसका मतलब क्या है, हमारी आवाज एम्प्लीफाई कर देता है ये। तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है कि कोई डिवाइस वोल्टेज को कितने गुना बढ़ा देता है भाई, ठीक। तो म्यू बराबर आउटपुट बटे इनपुट वोल्टेज। उसके अलावा जो PN जंक्शन डायोड होता है, इसमें जब जंक्शन के पास डिप्लेशन लेयर, देखो डिप्लेशन लेयर क्या होती है समझो, अभी आगे आपको PN जंक्शन वगैरह सब इसमें हम लगा देंगे। तो ये देखो, ये P है, ये N है, तो जहां पे जुड़ रहे हैं इसके चारों तरफ जो लेयर होती है उसे डिप्लेशन लेयर बोलते हैं भाई, ठीक है। तो जब यहां पर देखो P में होल होते हैं, N में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सोचोगे क्या बता रहे हैं, तो इसके जस्ट बाद हम क्या कर रहे हैं, PN जंक्शन डायोड, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सब कुछ बना रखा है, इसके आगे हम लगा रहे हैं। उसे अभी आप देख लो, समझ में आ जाएगा कैसे ये सब बनता है। देखिए, जो सब्सटेंस यानी पदार्थ होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं 9th 10th में, चालक, कुचालक, अर्धचालक, चालक, कुचालक, अर्धचालक, ऐसे ही तो पढ़ते थे। जिनमें धारा का प्रवाह होता है यानी जिनमें करंट आता है वो चालक यानी कंडक्टर होते हैं। जिनमें नहीं आता है करंट वो कुचालक यानी इंसुलेटर होते हैं, और जिनमें थोड़ा बहुत आता है वो कहलाते हैं सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक। हम एक कहानी भी बच्चों को सुनाया करते थे कि एक बार क्या हुआ, एक बस थी, उस बस में एक कंडक्टर था। वो कंडक्टर एक बहुत बुरा कंडक्टर था। अब व्हाट्सएप पे से शेयर होती हैं तो ऐसे ही है, शायद किसी ने ना सुनी हो तो सुना दे रहा हम। तो वो बहुत बुरा कंडक्टर था। तो एक बच्चा था, उसके पास टिकट नहीं था। उसने पूछा, उसने धक्का दे दिया, बच्चा गिरा, मर गया। बच्चा मर गया तो कंडक्टर से कहा गया, तुम्हें सजा दी जा रही है, तुम्हें करंट लगा लगा के, जैसे बच्चा तड़पा के मरा है वैसे तुम भी तड़प के मरोगे। कंडक्टर के करंट लगाया गया, उसके करंट लगा ही नहीं, उसे माफ कर दिया गया। लेकिन अब वो एक अच्छा कंडक्टर बन गया था। इस बार उसके करंट लगाया गया, फिर बच्चा गिरा, फिर सारी चीजें हुई, और इस बार करंट लगाया तो वो लग के मर गया। तो ऐसा क्या हुआ, उसके पहले करंट नहीं लगा, बाद में लग गया, क्योंकि पहले वो एक बुरा कंडक्टर था। कंडक्टर को ही हिंदी में कहते हैं चालक। क्या कहते हैं, चालक।
इंसुलेटर माने कुचालक, और सेमीकंडक्टर माने अर्धचालक। 12th में पूरी यूनिट थी, आपने सेमीकंडक्टर वगैरह सब पढ़ रखा है सर, ठीक है। तो 1 to 1 एक एक करके हम लोग इंटरेक्ट करेंगे चीजों पे, और पूरा आज डिटेल डिस्कशन करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। आज हम लोग पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स तक भी पहुंच जाएंगे, ताकि कल हम लोग उसे आपस में शामिल करके बना देंगे पीएन जंक्शन डायोड। एक वीडियो में पूरा एक टॉपिक कवर करने की कोशिश रहेगी, आपकी जिम्मेदारी है मन लगा के पढ़ना सर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, यानी विद्युत, इलेक्ट्रिकल का क्या मतलब होता है, विद्युत किन में करंट आ रहा है किन में नहीं आ रहा, विद्युतीय गुणों के आधार पर हम लोग व्याख्या करेंगे किसकी, मटेरियल्स की। तो सबसे पहला है भाई इंसुलेटर्स। इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक। क्या होता है, कुचालक। तो कुचालक क्या होते हैं, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिनमें करंट नहीं आता है, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तो इधर से उधर गदर कौन काटेगा, गदर का मतलब करंट जब आएगी नहीं तो मतलब बिल्कुल नहीं पड़े हुए हैं मस्त तरीके से, तो वो ये सब क्या कहलाते हैं, कुचालक। लकड़ी है, करंट आता ही नहीं है तो क्या है फिर वो कुचालक हो गई। इस तरीके की चीजें। तो देखिए कितना आसानी से हमने लिखा है, वे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, यानी जिनमें करंट नहीं आता, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके प्रेजेंट एटम से टाइटली बाउंडेड होते हैं, यानी इनके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो बंधे होते हैं कस के। समझाते हैं कैसे। मान लिया अपने पास नियॉन है सर, ठीक है। अब नियॉन का नंबर 10 है, इसका विन्यास बनता है 2। नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैस है यार, इसे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मान लिया सोडियम है, अब आप फाइनल ईयर में तो इतना तो हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है। ये इलेक्ट्रॉन उत्पाद करेगा, क्योंकि ना तो इसके पास कंप्लीट 8 है ना 18, ये इलेक्ट्रॉन उत्पाद करेगा। तो मेटल जितनी भी उनमें करंट आता है, आप देख लो लोहा ले जाके छुआ देना, जाके करंट आएगा। सोने में चांदी में सब में करंट आता है, समझ गए सर आप। तो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें करंट आएगा, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उनमें करंट नहीं आएगा सर, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड, जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनमें 2 बैंड होते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड मतलब जिसमें नॉर्मली चीजें हैं, कंडक्शन बैंड मतलब वो जिसे हिंदी में कहते हैं चालन बैंड, बैलेंस को संयोजी बैंड। तो चालन बैंड वो जिसमें जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे और मूव करेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो गति करेंगे, मूव करेंगे और करंट का फ्लो करवाएंगे। तो देखिए सर, हमने लिखा नंबर 1, यहां पे हमने इस तरीके का डायग्राम बना दिया है सर, ठीक है। और उसमें हमने आपको दिखाया है, क्या दिखाया है कि इस तरीके का पूरा सिनेरियो होता है और इसके अंदर क्या क्या होता है। 2 बैंड होते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब चालन, ये बैंड ही करंट का फ्लो करवाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का गैप है वो वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होता है। अब उससे होगा क्या, बैलेंस बैंड में इनके पास इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस मतलब संयोजी, बंधे हुए हैं इलेक्ट्रॉन इनके पास, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि ये जो बीच का गैप है, बल्कि और आप थोड़ा और दूर बनाएं, बीच का जो गैप है वो बहुत लार्ज है, तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस वजह से ये इंसुलेटर हैं, ठीक है, कुचालक है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा तो धारा का प्रवाह होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। तो बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, यानी जो बैलेंस बैंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, लेकिन जो कंडक्शन बैंड होते हैं कंप्लीटली एम्प्टी, यानी पूरी तरीके से खाली होते हैं सर, ठीक है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच लार्ज एनर्जी गैप होता है, यानी दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, लार्ज एनर्जी गैप होता है। रूम टेम्परेचर पर कोई कंडक्शन नहीं होता। नॉर्मली लकड़ी यहां पड़ी हुई, इसमें करंट नहीं आएगा दोस्त, क्यों नहीं आएगा। रूम टेम्परेचर कितना नॉर्मली, अगर आप बात करें 25, 27, 30, 25 to 30 यानी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर। इस पे कोई करंट नहीं आता, आप लकड़ी को लगा के चेक कर लेना जाके, कोई दिक्कत नहीं, लकड़ी गीली ना हो बस, बाकी कोई टेंशन नहीं है। डायमंड के लिए एनर्जी गैप मैक्सिमम होता है 6 eV, यानी ये मल्टीपल में अगर आपसे पूछा जाए कि डायमंड सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसके लिए होता है, तो डायमंड के लिए होता है। और कितना होता है दोस्त, 6 eV का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक भाई, कोई दिक्कत। अब ये अगर एनर्जी गैप कतई खत्म हो जाए तो वो चालक हो जाएंगे, क्योंकि फिर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे, और थोड़ा कम हो तो वो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक हो जाएंगे। फिलहाल हमने इसके कुछ उदाहरण लिख दिए हैं। एग्जाम्पल का रबर करंट नहीं आता, सबको पता है। प्लास्टिक करंट नहीं आता है, डायमंड करंट नहीं आता, वुड यानी लकड़ी में करंट नहीं आता है, एस्बेस्टॉस में करंट नहीं आता है। लैब में आपने जाली वगैरह मटेरियल देखा होगा, उसमें एस्बेस्टॉस का यूज किया जाता है सर, ठीक है। आगे देखते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर मतलब क्या होते हैं, चालक। तो जिनमें करंट आएगा वो क्या कहलाएंगे, चालक कहलाएंगे। देखिए कैसे,
वे मटेरियल्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं। यानी एक जगह फ्री इलेक्ट्रॉन है, गदर काटेंगे इधर से उधर, जब वो गदर काटेंगे तो फिर भैया करंट का फ्लो होगा, जिससे इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से होता है, कंडक्टर कहलाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमने लिखा एनर्जी बैंड के टर्म में क्या है, एनर्जी बैंड के टर्म में यह है कि दोनों के बीच में गैप तो छोड़िए, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब समझते हैं आप, ओवरलैप का मतलब होता है ढक रहे हैं, कवर कर रहे हैं, इस तरीके से ये दूर है, ये ढक दिया, ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कवर कर लेना, अति व्यापन कहते हैं। तो यहां पे मैं लिखा हुआ भी ओवरलैपिंग हो गई, पूरा नहीं पार्शियली ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे को पार्शियली ओवरलैप करते हैं, पार्टली पार्शियली, ठीक है, आंशिक रूप से। बैलेंस बैंड आपकी फ्री हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर। कंडक्शन बैंड में जाएंगे और वो सब धारा का उत्पात मचाएंगे अंधाधुंध। तो बैलेंस बैंड एम्प्टी और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है। किसी भी टेम्परेचर पर कंडक्शन पॉसिबल होता है। नॉर्मली टेम्परेचर मतलब कोई भी टेम्परेचर हो, आपके पास लोहा है, ले जाके लगाओ, गर्म हो जाएगा, वैसी सीधी बात, कंडक्शन पॉसिबल होता है। और रूम टेम्परेचर पर ये गुड कंडक्शन, यानी अगर नॉर्मली भी हम लोग चेक करें तो एक अच्छा हम लोगों को कंडक्शन मिलता है दोस्त, ठीक है भाई। इसके एग्जांपल्स की बात करें, जितने मेटल, जितनी भी धातुएं हैं, देयर एलॉयज का मतलब होता है जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, इतने जितने भी सब में करंट आता है, जैसे कॉपर Cu हो गया, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, आयरन है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, धारा का प्रवाह इनमें हो जाता है, ठीक भाई। फिर आ गया सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर क्या है भैया, गैप होगा तो, लेकिन कम गैप होगा। तो देखिए यहां पे हमने लिख दिया, वे मटेरियल्स जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच होती हैं, यानी कुचालक और चालकों के बीच होते हैं, क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। सेमीकंडक्टर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों पार्शियली फिल्ड होते हैं, यानी थोड़ा उसमें थोड़ा इसमें, इस तरीके से। दोनों के बीच में वेरी स्मॉल एनर्जी गैप जो है वो कम होता है। रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन पॉसिबल होता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ठीक है, सारे नहीं। इलेक्ट्रॉन्स के इस मूवमेंट से बैलेंस बैंड में होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे खाली जगह बचती है, जिसे हम लोग होल्स कहते हैं। हिंदी में हम लोग उन्हें कोटर कहा करते हैं। इस प्रकार बैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर उतने ही होल प्रोड्यूस होंगे बैलेंस बैंड। दो बैंड है ना सर, आराम से समझाते हैं आपको, टेंशन नहीं लेनी है दोस्त। यहां देखिए, तो इस तरीके से कितने, दो बैंड होंगे भाई। देखो एक कौन सा बैंड है बताइए, बैलेंस बैंड है। एक कौन सा है, कंडक्शन बैंड है, यही तो है। तो यहां कुछ यहां होंगे, कुछ यहां होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जाएंगे उतने यहां पे होल प्रोड्यूस होंगे। होल मतलब खाली जगह कह लो यार एक तरीके से, तो होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है भाई। एग्जांपल्स की बात करें, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, नेचुरल सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अब बात आएगी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की, यानी अर्धचालक के प्रकार। हम जब तक छोटे थे यार, हमें अर्धचालक तुरंत हम कहते थे पी टाइप, एन टाइप। नहीं, सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, निज और बाह्य अर्धचालक। निज का मतलब निजी, अपना, ठीक है। ये मान लिया ये कोचिंग आप पूरी बनी हमारी अपनी निजी है, तो यानी इसे कहेंगे इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या, फंडिंग ले ली, बाहर से पैसा ले लिया, किसी ने लगा दिया, ये सारी चीजें, तो आके आपको 50 चीजें समझाएगा। यहां क्या, अभी रात का कितना 11 बजा हुआ जब वीडियो शूट कर रहे हैं, शूट करते 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 12-1 बज जाएगा, 2 बजे हम घर जाएंगे। कौन कहने आ रहा यार, कौन पूछ, घर भी अपना है, यहां से गए वहां जाके टांगे फैला के सो गए, खाना खा के, कौन देखने आ रहा यार। इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक बाहर से किसी का, किराए पर रहते हैं, हाँ भाई बड़ा आवाज आ रही, रात के 1 बजे क्या चिल्ला रहे थे तुम, फंस गए। तो इंट्रिंसिक मतलब जो निजी है। जब तक कोई भी अर्धचालक, अभी हमने आपको दो बताया, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जब तक वो नॉर्मल है उसे कहेंगे इंट्रिंसिक। जब अब बाहर से कुछ क्यों मिलाना पड़ता है, पावर बढ़ानी पड़ेगी, तो पावर को बढ़ाने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं डोपिंग। आपने देखा होगा, लिखा होता अखबार में 4 खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में फंसे, सुना है। तो अब डोपिंग टेस्ट में फंस गए, क्यों फंस गए, क्योंकि भैया नॉर्मली क्या करता है, नॉर्मली 172 आ रहे थे, पता चला वो फेंकते थे कितने, 100 की स्पीड से गेंद फेंक रहे थे, 130 से फेंक रहे थे, लगा के आया इंजेक्शन, दवाई मारा, 160 सामने, अरे बड़ा तेज फेंक रहे हैं। इसका मतलब यही है, उन्होंने अपनी पावर को बढ़ा लिया, इंजेक्शन लगा लिया, तो डोपिंग क्रिया हो गई। वो उसी तरीके से जब जर्मेनियम सिलिकॉन की पावर नहीं अपने काम आ रही तो उनकी पावर को बढ़ा देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डोपिंग। तो देखिए सर कैसे,
तो हमने यहां लिख दिया है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? इंट्रिंसिक। यह सेमीकंडक्टर्स की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, जो घर की खेती है, कोई मतलब नहीं है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये रूम टेम्परेचर पर स्मॉल कंडक्टिविटी शो करते हैं। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, जिससे कंडक्शन बैंड में होल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लेते हैं। कुछ इस तरीके जो अभी हम आपको दिखा रहे थे। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? कंडक्शन में। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन है। जहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा वो कौन कहलाएंगे? होल्स कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? माइनस। यहां से माइनस चला गया तो हम मान लेंगे कि इनके ऊपर प्लस है। होल्स के ऊपर क्या है? प्लस। वही हमने लिखा है, होल्स पर हम लोग प्लस ई का मतलब पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं। ठीक है भाई, एज्यूम मतलब मानते हैं। जब इन सेमीकंडक्टर से बैटरी कनेक्ट करते हैं तब इलेक्ट्रॉन प्लस से, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? प्लस की तरफ। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस होता है, तो वो प्लस की तरफ जाएगा, और होल्स किधर जाएंगे? माइनस की तरफ मूव करने लगते हैं। और इस प्रकार करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। 0 केल्विन पर कोई भी कंडक्शन नहीं होता, यानी टेम्परेचर अगर 0 है तो कोई भी कुछ भी नहीं होगा सर। ठीक, इस तरीके का सर ये प्योरेस्ट फॉर्म है इंट्रिंसिक। इस समय कुछ नहीं होगा, इस समय सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन है। देखो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या डिजाइन बना दी, थोड़ा समझाइए। लीजिए सर समझिए भाई साहब, सिलिकॉन का नंबर होता है 14, यानी 14 नंबर होता है सिलिकॉन का। ठीक है, तो अगर हम इसका विन्यास बनाएं तो 2, 8, 4। इसका कॉन्फ़िगरेशन बाहर कितने? 4 होते हैं। तो ये जो हमने बना रखा है इसमें सिलिकॉन के 4 दिखा। देखिए ये सिलिकॉन है, इसके 1, 2, 3 और एक यहां पे छूट गया, ये 4। ऐसे इस वाले सिलिकॉन के 1, 2 इधर की तरफ भी होगा सर, ऐसे करके ये 3 और ये यहां पर होगा 4। थोड़ा सा छूट गया, देख लीजिए। उसे इसके देखिए 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हर सिलिकॉन के कितने? 4 होंगे, क्योंकि इतना तो यार फाइनल ईयर में हो। सिलिकॉन का नंबर कितना होता है? 14, बाहरी 4 होते हैं। तो हर सिलिकॉन के हम 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएं। हर सिलिकॉन, इस वाले के 1, 2, 3, 4। हर सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना, 1, 2, 3, 4। हर सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक, अब हमने क्या कहा? बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां होल बनेगा। देखिए सर, मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं। यहां पे पहले इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो यहां पे होल बन गया। यहां पहुंचा, यहां से गया तो यहां होल बन गया, यहां से गया तो यहां होल बन गया, यहां से, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। लेकिन हमें क्या लग रहा है? होल मूव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरता जा रहा है। खाली जगह होती लेकिन लगेगा ऐसा होल यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया। तो इस तरीके से लगातार इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा और होल्स भी आगे बढ़ते जाएंगे। ये पूरा सिस्टम है सर। ठीक है, बना के भी हमने दिखा दिया। सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों के पास 4 होते हैं। अब ये एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक का मतलब जिनमें हम लोग बाहर से कुछ मिला देते हैं, उन्हें कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्या होते हैं आइए समझाते हैं आपको। वे सेमीकंडक्टर्स जिनमें स्मॉल अमाउंट में डोपिंग एलिमेंट्स मिला देते हैं हम लोग। क्या करते हैं? डोपिंग। अब ये देखिए मक्खी है, फालतू में आके यहां क्या कर रही है? एक्सट्रिंसिक काम कर रही है। हम लोग कौन है? इंट्रिंसिक। कुछ लोग कहेंगे सर जी अभी तो आप कह रहे थे कि आपका सब कुछ अपना है। अपना भैया किसी का कुछ नहीं होता है। ये देखिए मक्खी ने क्या कर दिया, हम लोग अब क्या मक्खी मार रहे हैं बैठ के। ये देखिए सर, मक्खी कहीं बैठी होगी तो नहीं चल रहा है सर। ठीक है, तो 2 मिनट दे दीजिए, अभी हम इसे सही कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए सर। ठीक है, तो आइए सर दिखाते हैं मक्खी बहन जी जहां भी हैं आप, अब बताइए सर। ठीक है, तो ये देखिए एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से कुछ मिल जाना। तो क्या होता है? वे सेमीकंडक्टर्स जिनमें स्मॉल अमाउंट में डोपिंग एलिमेंट्स मिले होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमी यानी बाहर से जब कुछ मिला देते हैं उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस एलिमेंट को मिलाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग। ठीक है भाई, डोपिंग एटम्स 2 प्रकार के होते हैं, ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट मतलब जिनकी संयोजकता 3 होती है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का नंबर 13 होता है। लीजिए सर समझाते हैं आपको। एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13। एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13 होता है सर। तो विन्यास बनेगा 2, 8, 3। एल्यूमिनियम के पास कितने हैं? 3 हैं। फास्फोरस का नंबर होता है 15 यानी 15, 2, 8, 5। इनके पास 5 है तो ये पेंटावैलेंट है। ट्राईवैलेंट मतलब जिनकी संयोजकता 3 है। पेंटावैलेंट मतलब जिनकी संयोजकता 5 है। ठीक है भाई, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हम समराइज भी कर देंगे पूरे सेशन को। ठीक है सर, तो पी टाइप में क्या भैया? देखो पी का मतलब 3 वाली, पेंटा मतलब पी का मतलब होता है पॉजिटिव, 3 वाली मिलाएंगे। जब कभी भी सिलिकॉन या जर्मेनियम में 3 वाला मिलेगा, देखो भैया कैसे, यहां देखिए, यहां देखिए सर, ये है एल्यूमिनियम। कौन है ये? एल्यूमिनियम। अभी हमने आपको बताया एल्यूमिनियम क्या है? ट्राईवैलेंट है। तो अब एल्यूमिनियम के पास 3 है, तो एल्यूमिनियम ने 1 साझेदारी करी,
2 करी, 3 करी, लेकिन इनका चौथा है ही नहीं, तो एक जगह इनकी खाली रह जाती है जिसे हम लोग कहते हैं होल। क्या कहते हैं? होल। यानी जब ये सब जर्मेनियम है, 4 पड़ोस वाले जितने हैं सबसे बॉन्ड बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो जब कभी भी जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में हम लोग ट्राईवैलेंट यानी 3 वाली संयोजकता वाली अशुद्धि इंप्योरिटी मिलाते हैं, तो उस इंप्योरिटी के 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक जगह खाली रह जाती है। इस खाली जगह को हम लोग होल कहते हैं। क्या कहते हैं? होल कहते हैं। यही हमने लिखा, जब SI सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के क्रिस्टल में कोई ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तब P टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होते हैं। माना एल्यूमिनियम को जर्मेनियम में ऐड करते हैं, एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, परंतु एल्यूमिनियम के पास 4th इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण एक खाली जगह रह जाती है जिसे हम लोग होल कहते हैं। जैसे ही होल प्रोड्यूस होता है कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, इस प्रकार प्रोसेस चलता रहता है और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी करें, मेजॉरिटी का मतलब ज्यादा, होल ही ज्यादा होंगे। क्यों? इलेक्ट्रॉन तो जितने थे सबने बॉन्ड बना लिया, तो होल बचा, यानी होल्स इसमें मेजॉरिटी का अधिकता में होते हैं तथा इनके कारण ही करंट का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी बहुत कम करंट फ्लो होती है, जिसे हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जितने, मतलब जाहिर सी बात है यार, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो होल होंगे, सीधी बात है, उसी में से तो इलेक्ट्रॉन निकल के गया है। ठीक है। दूसरा है एन टाइप। एन टाइप में बाकी सेम है, बीच में एल्यूमिनियम की जगह फास्फोरस यानी पेंटावैलेंट ले लिया, 5 वाला लिया, तो 4 ने साझेदारी कर ली, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया आपकी। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, इलेक्ट्रॉन मतलब, तो इसे बोले निगेटिव यानी एन टाइप। उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यानी पॉजिटिव मतलब पी टाइप। ठीक है भाई। तो जब सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तब एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होता है। माना सिलिकॉन में फास्फोरस एटम की डोपिंग करते हैं, फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें से केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता रहता है। इस प्रकार करंट का फ्लो होता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। जो बच्चे सीरियस हैं मन लगा के पढ़ें, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीएन जंक्शन, देखो पी क्या है, एन क्या है, इस पे हम लोग चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार हम आपको क्विक रिव्यू देते हैं। हमने पढ़ा था बैंड थ्योरी, जिसमें था क्या, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अर्धचालक बोले तो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में 2 थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यानी निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। और बाह्य में 2 थे, एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप मतलब जिसमें हम लोग जब एक होल बचता था, और एन टाइप में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता था। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। पिछले क्लास अगर नहीं देखा तो आप जरूर देखें। अब यहां पे पीएन और जंक्शन का मतलब होता है संधि, जुड़ना। डायोड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डाई मतलब 2, जहां 2 इलेक्ट्रोड, एक पी है एक एन है, इसलिए डायोड बोल देंगे। तो पीएन जंक्शन यानी जहां पर एक पी टाइप और एक एन टाइप के क्रिस्टल को मिलाकर हम लोग रख देते हैं, उसे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। कितना आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, चित्र बना दिया भाई। लो भैया, ये क्या है? ये पी है, ये पी है, ये क्या है? ये एन है, दोनों को मिला दिया तो ये क्या है? ये पीएन जंक्शन है। ये जहां पे ये मिल रहा है ये पीएन जंक्शन है। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, थोड़ा सा समझाइए भाई तब मजा आएगा। सर जी ये एरो क्या है, ये क्या, ये डार्क पुता हुआ क्यों है, ये खाली क्यों है? तो एक एक करके आपको समझाएंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्त, मजा आ जाएगा। जरा देखिए, जहां पर पी और एन मिल रहे हैं इसे कहेंगे पीएन जंक्शन। जंक्शन मतलब जुड़ना। जैसे अपना शाहजहांपुर, जो लोग यहां से देख रहे हैं, शाहजहांपुर एक जंक्शन है, मुरादाबाद एक जंक्शन है, रौजा एक जंक्शन है, बरेली जंक्शन है। जंक्शन क्या होता है यार? जंक्शन मतलब संधि, जहां पे कई जगह के लिए आपको प्लेटफॉर्म की ट्रेनें मिल जाएंगी, इधर भी जा रही है लाइन, इधर भी जा रही है, इधर भी, तो वो जंक्शन हो जाता है सर। जंक्शन मतलब जोड़ने वाला। आपने बेसिक देखा होगा नहीं, पाइप की, गाँव वाले लोग कहते वो दे दो, क्या हुआ, नली दे दो, नली। हम लोग भी ऐसे जाके पाइप जोड़ने वाली नली दे दो। अच्छी भाषा में कहोगे तो पाइप जोड़ने के लिए जो जंक्शन आता है वो दे दो। लेकिन फिर गांव वाला, जो दुकान वाला, उसे भी पता होना चाहिए कि भैया जंक्शन चाहिए हमें। तो जंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला। ठीक भाई। जैसे जो हम लोग बोलते हैं पहिया, पहिया समझते हो, ऐसे करके खींच के निकालते तो तार, उसमें से पहिया बोल दिया, उसे अच्छी भाषा में एक्सटेंशन बोलते हैं।
एक्सटेंशन मतलब तार जो बड़ा हो जाए और दूर जाके हम लोग प्लग लगा सकें, उसे एक्सटेंशन। जैसे यहाँ पे ये सारी लाइटें जो चल रही हैं एक्सटेंशन है, ये हम लोग क्या बोर्ड दे दो जिसमें बहुत सारे प्लग लग जाते हैं, या पहिया दे दो, पहिया हम लोग जमाने में चलता था। तो जंक्शन, एक्सटेंशन अच्छे वर्ड हैं, पढ़े लिखे हो यार, बीएससी फाइनल में आ गए हो, कम से कम कुछ लैंग्वेज में शब्द लेके आओगे तो अच्छा लगेगा। खिलाफ हम किसी लैंग्वेज के नहीं है, लेकिन भाई जो सबको चाहता है, जो हमें आता है, जो दुनिया को भाता है, थोड़ा बहुत हमें भी वो सीखना पड़ता है भाई, तो इसे कहते हैं जंक्शन। ठीक भाई, अब यहां देखो भैया, हमने आपको बताया था एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी में क्या होते हैं, होल्स यानी कोटर होते हैं, होल्स होते हैं। अब होता क्या है, मान लिया पी माने प्लस, मान के लिया हाई, और एन माने माइनस। जब इस प्लस को हम लोग प्लस से जोड़ देते हैं और इस माइनस को हम लोग माइनस से जोड़ देते हैं, तो होता क्या है, प्लस से जोड़ा प्लस को, तो प्लस और प्लस क्या करेंगे, दूर जाएंगे ना, तो इधर थोड़ी आएंगे। प्लस वाला प्लस के पास क्यों आएगा यार, लड़का कभी भी लड़के के पास क्या करता है जाके, अगर लड़का सुना होगा, उनका लड़का उनकी लड़की को लेके भाग गया, इसका मतलब क्या, इसे आप केवल समझिएगा, अंडरस्टैंड मत लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या, एक लड़का एक हमेशा माइनस नहीं, लड़की की अड़ोस पड़ोस में भटकता है, ये गुणसूत्र है यार, हम लोग उसमें कुछ थोड़ी कर सकते हैं। तो प्लस वाला हमेशा कहाँ जाएगा, माइनस की तरफ। तो ये भी भैया होल्स के ऊपर क्या प्लस होते हैं, तो जब इसे हम लोग प्लस से जोड़ेंगे तो ये इधर नहीं बल्कि उधर चलेंगे, और ये माइनस वाले माइनस, तो इलेक्ट्रॉन भी उधर नहीं जाएंगे बल्कि इधर आने लगेंगे, क्योंकि उधर तो हमने माइनस लगा रखा है। माइनस लगाने का कोई बहुत खतरनाक तरीका नहीं है, देखो बैटरी है, बैटरी में बड़ा वाला सिरा प्लस होता है, छोटा माइनस, ले जाके इसे जोड़ दिया। तो जब जोड़ेंगे तो ये इधर जाएंगे और ये इधर जाएंगे, जब ये इधर इधर जाएंगे तो ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे, आराम से समझिएगा, क्रॉस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल्स में फिट होने लगेंगे, यानी रिकंबाइन होने लगेंगे, आपस में एक दूसरे से मिलने लगेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस चले गए, तो यहां पे जंक्शन के पड़ोस में प्लस आ जाएगा, क्योंकि जहां पे भैया माइनस चला गया यानी वहां पे प्लस प्रोड्यूस हो जाएगा। और यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए, माइनस वाले लोग यहां पे आ गए, तो इस यहां पे क्या होगा, माइनस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे होगा, अब इसे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सर, जब एक पी टाइप के क्रिस्टल और एक एन टाइप के क्रिस्टल को आपस में मिलाकर रखते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल सरल है, पी मिला एन मिला, पीएन जंक्शन डायोड बन गया। जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होता है, एन रीजन से इलेक्ट्रॉन और पी रीजन से होल्स का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी रीजन के होल से रिकंबाइन होने लगते हैं। इस प्रोसेस में पी रीजन के होल्स इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट करते हैं, जिससे जंक्शन के समीप निगेटिव आयन और एन रीजन रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए जंक्शन के समीप पॉजिटिव आयन दिखाई देते हैं। यही बता रहे हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इन पे प्लस आ गया, इन्होंने ले लिए तो इन पे माइनस आ गया। ठीक है भाई, यह डिफ्यूजन प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, यानी हमेशा नहीं चलेगा। जब एक विद्युत क्षेत्र प्रॉपर उत्पन्न हो जाता है तब क्या होता है, ये रुक जाता है। जंक्शन के दोनों ओर की वह रीजन जिसमें कोई फ्री कैरियर नहीं होता है, जहां पर ये आपको आयन दिखाई दे रहे हैं, यहां पर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है और ना कोई होल है, सिर्फ आवेश है। इसे हम लोग कहते हैं डिप्लेशन लेयर या अवक्षय परत हिंदी में कहा करते थे। और जो उसमें पोटेंशियल होता है उसे कहते हैं विभव प्राचीर, ठीक है, या बैरियर पोटेंशियल। तो यहां पे लिखा हुआ है, यह डिफ्यूजन प्रोसेस तब तक चलता रहता है जंक्शन के दोनों ओर का वह रीजन जिसमें कोई फ्री कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते, डिप्लेशन रीजन, और इस लेयर को डिप्लेशन लेयर कहते हैं। इसकी विड्थ जो यानी चौड़ाई है वो 10⁻⁻⁶ मीटर के ऑर्डर में होती है। इसका नेचर इंसुलेटिंग होता है। इंसुलेटिंग मतलब कुचालक, प्लस भी है माइनस भी है, उदासीन, न्यूट्रल है, कोई मतलब नहीं है उसे करंट आएगा या नहीं आएगा। यह डिप्लेशन रीजन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के समान काम करता है। हम लोगों ने 12th में पढ़ रखा है समांतर प्लेट संधारित्र, इसमें 2 प्लेटें होती थी, एक पे प्लस आवेश होता था, एक पे माइनस होता था, तो उसकी तरह ये काम करती है। डिप्लेशन लेयर को प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक पोटेंशियल बैरियर देती है, यानी विभव जो बोलते हैं हिंदी में वोल्टेज। इसकी वैल्यू जर्मेनियम के लिए 0.7 होती है और सिलिकॉन के लिए 0.3 वोल्ट होती है। मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, बल्कि पूछा जाएगा जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। बैरियर पोटेंशियल क्या है ये, तो बैरियर पोटेंशियल ये है कि यहां पर जब प्लस माइनस है तो एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जिसे हम लोग कहेंगे पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, यानी विभव कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे भाई, ठीक है। तो जो जर्मेनियम के लिए कितनी होगी 0.7 और सिलिकॉन के लिए होगी 0.3 वोल्ट, आपको याद रखना है।
फिर बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, बीआई मतलब बी और आई, वोल्टेज और धारा के बीच में जंक्शन डायोड का ग्राफ कैसा आएगा। तो दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, एक जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगा और एक जब ये रिवर्स बाइसिंग होगा। जो आपने पढ़ा है अग्रभिन्नत और उत्क्रम अभिन्नत। अग्रभिन्नत क्या होता है, जब प्लस वाले को प्लस से, माइनस वाले को माइनस से जोड़ देते हैं तो इसे अग्रभिन्नत कहते हैं। बिल्कुल आसान है। लो ये है फॉरवर्ड बाइसिंग। बताइए सर, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं फिर फटाफट से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लो भाई देखो, ये है P और ये क्या है, N है। ये P है, ये N है। P मतलब प्लस, N मतलब माइनस। प्लस को प्लस से जोड़ दिया, माइनस को माइनस से जोड़ दिया। अब ये क्या है, ये डिप्लेशन लेयर सबको पता है। और ये इसका जो अभी हमने आपको बताया कि वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जिसे कहेंगे पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, ये बैटरी से हमने इसे लगा दिया। लो भैया, इस तरीके का कुछ कंडीशन हो जाएगी ऐसी। बताओ इसमें कौन होंगे, होल, इसमें कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। प्लस से तुमने जोड़ रखा है तो भैया प्लस से जो दूर भाग के उधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दूर भाग के इधर आ जाएंगे और जंक्शन के पड़ोस में इकट्ठे होंगे और क्रॉस करके रिकंबाइन होने लगेंगे। ये देखिए, जब पीएन जंक्शन डायोड के पी रीजन में पॉजिटिव टर्मिनल और एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, सरल भाषा में प्लस वाले को प्लस से और माइनस वाले को माइनस से जोड़ते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि क्या है, ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। ये देखिए, तब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है। इसके कारण पी रीजन के होल्स और एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की ओर रिपेल होते हैं, यानी जंक्शन की तरफ जाने लगते हैं, इससे क्रॉस कर जाते हैं। सर्किट में करंट का फ्लो होता रहता है। फॉरवर्ड करंट रैपिडली फ्लो करता है, तेजी से बढ़ता है। इस तरीके का इसका ग्राफ आएगा। ये बी एफ का मतलब होता है फॉरवर्ड वोल्टेज, आई एफ का मतलब होता है फॉरवर्ड धारा, फॉरवर्ड करंट, जिसे हम लोग मिली एम्पियर में नापते हैं। इस तरीके से करंट पहले बढ़ेगा और फिर ये करके बूम करके ऊपर जाएगा। इस ग्रोथ को जब अचानक से ग्रोथ होती है रैपिडली, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अचानक से ऊपर करके चलेगा। तो ये जर्मेनियम के लिए ग्राफ है, ये सिलिकॉन के लिए। और अभी हमने आपको ऊपर बताया जर्मेनियम के लिए वैल्यू होती 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होती 0.7 वोल्ट। ठीक है, जहां ये घुटने की तरह मुड़ा हुआ लग रहा तो इसे हम लोग नी वोल्टेज, नी माने घुटना, नी वोल्टेज भी बोलते हैं, कट इन वोल्टेज बोलते हैं, थ्रीशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं। थ्रीशोल्ड का मतलब एक वैल्यू है जहां से एकदम से एक्सपोनेंशियली ऊपर रैपिडली ग्रोथ कर जाता है। ठीक है, अतः फॉरवर्ड बाइसिंग में जंक्शन रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, लार्ज करंट यानी करंट अंधाधुंध फ्लो होता है और पोटेंशियल बैरियर की थिकनेस कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है वो भी बता दे रहे हैं यार। जाहिर सी बात है, जब ये भी उधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, यानी लेयर कम होने लगे, विड्थ की जो लेयर है, डिप्लेशन लेयर है, उसकी चौड़ाई कम होगी क्योंकि दोनों आपस में घुसे जा रहे हैं। उल्टा कर दो, यहां माइनस कर दो, यानी रिवर्स बाइसिंग, तो जो इधर आएंगे जो उधर, तो चौड़ाई बढ़ेगी तो पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ेगा। इतनी सी बात है सर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये आ गया अपना रिवर्स बाइसिंग। अब रिवर्स बाइसिंग क्या होगी, उल्टा लगा दूं। रिवर्स बाइसिंग में दोनों दूर भागेंगे, दूर भागेंगे तो डिप्लेशन लेयर चौड़ी होगी, डिप्लेशन लेयर चौड़ी होगी, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू बढ़ेगी, करंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि जब जाएंगे नहीं पड़ोस में तो क्या होगा भाई। तो लो भाई, इसमें चौड़ाई ज्यादा बना दी हमने, इसे माइनस से जोड़ दिया, इसे प्लस से जोड़ दिया, उल्टा कर दिया। आपकी यहाँ पे बैटरी सर थोड़ा सा गड़बड़ बन गई है, इसे आप सही बना लें जो बच्चे, इसीलिए हम कह रहे हैं पढ़ा भी करो, सिर्फ पीडीएफ के चक्कर में ना रहो। ये देखो, ये आपकी इधर वाला हिस्सा छोटा होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है भाई, ऐसे करके, तो ये माइनस, ये प्लस। बैटरी में जो छोटा वाला एरिया दिखाते हैं वो माइनस होता है, बड़ा प्लस। तो ये माइनस से जोड़ दिया, ये प्लस से जोड़ दिया। अब होगा क्या, इसमें भैया होल बैठे हुए हैं जो प्लस हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है जो माइनस है। जैसे प्लस को माइनस दिखा, आहा इधर आएगा जी, माइनस को प्लस दिखा जो उधर जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। ये चित्र हमने यहाँ पे दिखाया, देखिए बैटरी यहां भी गड़बड़ बन गई है, सही कर लीजिएगा, माइनस इधर प्लस उधर। ठीक है, तो अब ये इधर आने लगे, ये उधर जाने लगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लस के पास, होल्स जाएंगे माइनस के पास। लो भैया, जब डायोड के पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल और एन रीजन को पॉजिटिव, यानी प्लस वाले को माइनस से और माइनस वाले को प्लस से जोड़ते हैं, यानी जब उल्टा कर देते हैं तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, हम लोग उसे कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, जिसके कारण होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन से दूर चले जाते हैं तथा कोई करंट फ्लो नहीं होता। परंतु अब जाहिर सी बात, जब दोनों दूर चलेगा तो उसमें क्या ही करंट फ्लो होगा। लेकिन ये भले ही पी है लेकिन इसमें कहीं एक आध इलेक्ट्रॉन भटक रहा होगा। ठीक है, देखो भैया, इसमें होल्स हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इन सबके बीच में एक आध इलेक्ट्रॉन होगा, पता चलेगा क्या। तो एक आध इलेक्ट्रॉन इसमें भटक रहा होगा। ऐसे ही इसमें सब इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हैं लेकिन एक आध माइनॉरिटी होएगा, एक आध होल होएगा, पता थोड़ी चलेगा। तो उसी तरीके से करंट का फ्लो नहीं होता क्योंकि दोनों दूर दूर चलेगा। लेकिन बाई चांस अगर इसमें कोई माइनस वाला इलेक्ट्रॉन फंस गया तो ये माइनस वाला इनकी तरफ थोड़ी, माइनस वाला तो उधर जाएगा।
और इसमें कोई अगर होल है तो वो होल उधर नहीं बल्कि प्लस के चलते इधर आएगा, तो एक बहुत छोटी सी करंट होगी, नहीं छोटी बैटरी लगा के देखते जी, उससे भी कम, तो एक बहुत ही माइनर करंट यहां लिख दिया, तथा कोई करंट फ्लो नहीं होता, परंतु माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण, ये देखिए, परंतु माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण एक्सट्रीमली स्मॉल करंट का फ्लो होता है, बहुत छोटी करंट। इस करंट को रिवर्स करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। इस तरीके से ये देखिए, पहले ऊपर की तरफ ग्राफ था, आपकी नीचे की तरफ ये देखिए ऐसे करके आया, और ये वही वाली नी करंट है, नी वोल्टेज है सर, ठीक है। तो VR का मतलब रिवर्स वोल्टेज, IR का मतलब रिवर्स करंट, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए माइक्रो में नापते हैं। और फॉरवर्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए, विकल्प का क्वेश्चन है भाई, विकल्प में आपसे पूछा जाएगा कि जो फॉरवर्ड करंट होती है, कौन सी फॉरवर्ड करंट होती है, उसे हम लोग काहे में नापते हैं, तो उसे हम लोग नापते हैं मिली एम्पियर में। मिली का मतलब 10 की घात -3 एम्पियर, 10 टू दी पावर -3। और जो रिवर्स करंट होती है, रिवर्स करंट को हम लोग किसमें नापते हैं, माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू दी पावर -6। कुछ लोग कहेंगे 3 का ही तो फर्क है, 10 की घात -3 और -6 में कितना भैया मेरे, 3 जीरो का फर्क है। 3 जीरो का मतलब 1 2 3, 10,000 का 1 2 3, ठीक है, -6। यहां पे देखिए फर्क देख लो यार, घटा दे रहा है, इसे लिख लो 1/10 की घात कितने 3 है, तो 1 2 3, और इसका मतलब क्या है, -1/10 की घात 1 2 3 4 5 6, देखो कितने, 1000 का फर्क है भैया। एक आदमी के पास 1 रुपया है और एक आदमी के पास 1000 रुपये, 1 रुपये वाली क्या इज्जत है यार। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मिली और माइक्रो के बीच में, जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज का जो अपना टॉपिक है वो SCR है। SCR का मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। भैया क्या नाम है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं, इससे सरल वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलेगी भैया। तो अगर पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना, बड़ा हौसला मिलता है। सब जो भैया सबसे पहले हमने यहां पर बना दिया है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जहां पर आपको दिख रहा है PN। आप फाइनल ईयर में हो तो आपको इतना पता होना चाहिए भैया कि आप, जब हम लोग छोटे क्लास में थे तो हम लोग ने पढ़ा था पदार्थ 3 तरीके के होते हैं भैया, चालक, कुचालक, अर्धचालक, यानी कंडक्टर जिनमें करंट आता है, उसके बाद इंसुलेटर जिसमें करंट नहीं आता है, और सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक जिनमें थोड़ा बहुत करंट आता है। अर्धचालक के अंदर ही भैया निज और बाह्य होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी जिनमें बाहर से अशुद्धियां मिला दी जाती हैं, इंप्योरिटीज मिला दी जाती हैं, उन्हें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक P टाइप और एक N टाइप भैया, ठीक है। तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में हमने P टाइप अर्धचालक यानी P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप अर्धचालक का इस्तेमाल किया है। कितने हैं भैया, तो P और N के बीच में एक जंक्शन ये है, जहां पे जुड़ते हैं उसे जंक्शन संधि कहते हैं। P और N के बीच में दूसरा जंक्शन ये है, और P और N के बीच में तीसरा जंक्शन ये है, यानी यहां पर P और N के बीच में 3 जंक्शन दिखाई दे रहे हैं, J1 J2 और J3 भाई, ठीक है। इधर का जो हिस्सा है वो इसका एनोड है भैया, ठीक है। इधर का जो हिस्सा है वो इसका कैथोड है। सबको पता होना चाहिए भैया, एनोड माने प्लस, कैथोड माने माइनस, और ये वाला जो हिस्सा है ये गेट है भाई, ठीक, गेट कहलाता है। ये अपने पास सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बना हुआ है, जो बनाया है वही हमने लिख दिया। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एक 4 लेयर का मतलब 1 2 3 4 4 लेयर तथा 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। 3 टर्मिनल है भैया, 1 2 3, जिसमें 3 PN जंक्शंस होते हैं। 3 PN जंक्शन है, 1 2 3 भैया इसमें जंक्शन है। आउटर P रीजन को, जो बाहर वाला P रीजन है, इसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। आउटर N रीजन, जो बाहर वाला N है, इसे क्या कहते हैं भैया, कैथोड कहते हैं। तथा मिडिल P लेयर, जो बीच में P लेयर है, इससे जो टर्मिनल जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग, जो एक टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, उसे गेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, गेट कहते हैं। गेट हमेशा पॉजिटिव पोलैरिटी से जुड़ा होता है, यानी जब भी कभी हम लोग गेट को जोड़ेंगे तो हमेशा पॉजिटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव से नहीं जोड़ेंगे, जिससे SCR कंडक्टिव स्टेट में रहे। देखो भैया 3 स्टेट होंगी, बिल्कुल आराम से समझा करो यार। पेपर में अगर ये लॉन्ग में आए तो कैसे लिखोगे भैया, ऐसा नहीं रट रहा बैठ के जैसा सर जी ने। 3 स्टेट में सबसे पहले फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ेंगे, ठीक। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, प्लस वाले को प्लस से जोड़ दो, माइनस वाले को माइनस से जोड़ दो, थोड़ा सा ग्राफ बन जाएगा। 3 बातें बता रहे, ध्यान से सुनना। पहली बार क्या करेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ेंगे, प्लस वाले को प्लस से, माइनस वाले को माइनस से। स्टेप 1 हो गया, थोड़ा सा ग्राफ बन गया। फिर हम लोग गेट को भी भैया जोड़ देंगे, करंट उसमें भी फ्लो कराने लगेंगे। दूसरा स्टेप हो गया, ग्राफ थोड़ा सा और बन गया। पहला स्टेप क्या है,
फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ दिया, दूसरे में गेट को भी कनेक्ट कर दिया, और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, रिवर्स बाइसिंग कर देंगे। प्लस वाले को माइनस से, माइनस वाले को प्लस से जोड़ देंगे, रिवर्स करंट फ्लो होगी और अपना ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, बात खत्म है। इतना सा ही है, लो दिखाते हैं भैया क्या है। ये अपना SCR है भैया, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। P माने क्या है बताओ, P माने है प्लस, P माने क्या है भैया, प्लस है। प्लस को हमने देखो प्लस से जोड़ दिया, माइनस को हमने माइनस से जोड़ दिया। जब प्लस को प्लस, P मतलब क्या, जिसमें होल्स होते हैं भैया, ठीक है। N मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है, होल्स के ऊपर प्लस होता है। प्लस वाले को प्लस से जोड़ा, माइनस वाले को माइनस से, तो इसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं भाई, ठीक है। उल्टा कर दिया, प्लस वाले को माइनस से जोड़ा, माइनस वाले को प्लस से जोड़ा, तो इसे रिवर्स बाइसिंग कहते हैं भाई, ठीक है। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको देंगे, अभी देखो मॉसफेट है, जेफेट है, सब करा के देंगे। अब यहां पर हुआ क्या है, 3 भैया जंक्शन है, 1 2 3, तो इसकी स्टडी करना कठिन है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे ट्रांजिस्टर की फॉर्म में समझ लेते हैं कि अगर हम 3 करके समझें, 1 2 3, तो ये PNP ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, जिसमें दो P टाइप के बीच में एक N टाइप रख दो तो PNP ट्रांजिस्टर कहलाएगा, 2 N के बीच में एक P रख दो तो NPN ट्रांजिस्टर कहलाएगा। तो 1 2 3 यहां तक देखोगे तो PNP ट्रांजिस्टर है, NPN इधर से देखोगे तो 3 में भैया NPN ट्रांजिस्टर है। तो इसकी स्टडी डिटेल में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे 2 की फॉर्म में तोड़ लेते हैं भैया। जैसे PNPN, तो PNP को हमने इतना लिख दिया, ठीक है, मतलब इस पूरे को हम लोग ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और NPN, ये देखो NP और आखिरी में एक N एक्स्ट्रा कर दिया, यानी ये PNP ट्रांजिस्टर की फॉर्म में आ गया, ये NPN की फॉर्म में आ गया। ऊपर एनोड लगा था, लगा रहने दिया, कैथोड लगा था, कैथोड लगा रहने दिया, P के संग में गेट लगा था, लगा रहने दिया भाई, ठीक है, लिख दिया। ऊपर फिगर 2 में फॉरवर्ड बाइसिंग, फिगर 3 में रिवर्स बाइसिंग SCR दिखाया गया है, यानी ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, ये रिवर्स बाइसिंग SCR दिखाया गया है। एनालिसिस के लिए, ताकि हम लोग सही से पढ़ पाए, SCR को 2 इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर्स के समान मान लेते हैं कि भैया 2 ट्रांजिस्टर जैसे काम करेंगे, वैसे एक PNP एक NPN, वैसे ही अपना SCR भी काम करेगा भाई, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा भैया। क्या ग्राफ है, इधर की तरफ VF का मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज है, यानी जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तब जो वोल्टेज अप्लाई होगा वो फॉरवर्ड वोल्टेज है। इधर की तरफ क्या हो जाएगा, VR यानी रिवर्स वोल्टेज हो जाएगा, ठीक। यहां पर ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन का मतलब एकदम से करंट बढ़ेगी, तो इसे कहेंगे VZ यानी जेनर वोल्टेज है भाई, ठीक। ऊपर की तरफ फॉरवर्ड करंट है, यानी जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगा तो फॉरवर्ड करंट है, नीचे की तरफ रिवर्स करंट है भाई, ठीक है। इतना सा खेल है, बहुत सरल है। हमने क्या बताया, 3 स्टेप है भैया। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या, फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा भैया, वोल्टेज बढ़ना शुरू होएगा, ठीक, करंट भी थोड़ी थोड़ी बहना शुरू होगी। फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे, गेट को जोड़ देंगे। जब गेट को जोड़ेंगे तो एकदम से रैपिडली भैया करंट जो है वो बढ़ेगी। ये देखो करंट एकदम से बढ़ी, वोल्टेज कम होगा और करंट एकदम से बढ़ेगी भैया। ये देखो पहले वोल्टेज बढ़ रहा, इधर की तरफ क्या है, वोल्टेज है। तो पहले स्टेप में जब फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा। फिर जब गेट को भी कनेक्ट कर देंगे तो वोल्टेज कम होगा और करंट एकदम से बढ़ जाएगी भाई। 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, जो भैया माइनॉरिटी बहुत थोड़ी बहुत करंट फ्लो होगी रिवर्स बाइसिंग वाली, वो भैया पीछे ऐसे करके चलेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वोल्टेज बहुत कम हो जाएगा और करंट एकदम से बढ़ जाएगी, उसी को ही हम लोग जेनर ब्रेकडाउन कह देंगे और इस वोल्टेज को हम लोग जेनर वोल्टेज कह देंगे। इतना ही है, यही लिखा हुआ देखो भैया। जब SCR को फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाते हैं, फॉरवर्ड का मतलब क्या है, प्लस वाले को प्लस से, माइनस वाले को माइनस से लगाते हैं, तो सीधी सी बात है तब जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बाइसिंग में होते हैं। क्यों होते हैं बताओ, ये अपना जंक्शन है भैया, ठीक। फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाया, देखो प्लस वाला प्लस से जुड़ा है, माइनस वाला माइनस से जुड़ा हो, तो ये वाला जंक्शन और ये वाला जंक्शन यानी J1 और J3 कैसे होंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग में होंगे। J2 काहे में होगा, रिवर्स बाइसिंग में होगा। ये देखो लिख दिया। इस समय कोई करंट का फ्लो नहीं होता, परंतु फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करने पर एक क्रिटिकल वैल्यू पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है और जंक्शन J2 के ब्रेकडाउन के कारण करंट रैपिडली बढ़ती है। यानी नॉर्मली जब हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाते हैं तो कोई करंट का फ्लो नहीं होता है, लेकिन जब वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो J2 का एक समय पर ब्रेकडाउन हो जाता है और करंट तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। अब गेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये देखो अभी हमने ऊपर क्या कहा, गेट हमेशा पॉजिटिव पोलैरिटी से होगा, तो स्टेप 2 में हमने गेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तथा SCR को कंडक्शन स्टेट में रखते हैं। जिस समय गेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा उस समय SCR कंडक्शन स्टेट में कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए SCR
कंडक्शन स्टेट में कब कहलाता है? तो जब गेट पॉजिटिव पोलैरिटी से जोड़ा जाता है। क्या होगा उससे? जिससे गेट करंट बढ़ने लगती है, फॉरवर्ड करंट घटने लगता है। यदि SCR फॉरवर्ड करंट घटने लगता है, यानी अब कहां पे पहुंच गए हम लोग? यहां पे ग्राफ पे पहुंच गए कि जब गेट से जोड़ दिया तो देखो भैया जो वोल्टेज है वो घटने लगता है और करंट जो है वो बढ़ने लगती है। ग्राफ इधर का हो गया। अब ये रिवर्स वाला आइटम क्या है? तीसरा स्टेप जोड़ दो भैया। अब यदि SCR को रिवर्स बायसिंग में लगाएं तब डिवाइस नॉन कंडक्टिंग, फिर से करंट वरेंट फ्लो नहीं होगा, बहुत तेजी से नॉन कंडक्टिंग स्टेट में आ जाती है, जिससे करंट ब्लॉक हो जाती है तथा केवल माइनॉरिटी करंट यानी जो छोटे छोटे, देखो पी टाइप में करंट फ्लो होता है होल के कारण, एन टाइप में होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। अब जब ब्लॉक हो गया भैया तो पी टाइप में एक आध कोई माइनॉरिटी भैया होगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही एन टाइप में एक आध कोई होल होगा, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो रिवर्स करंट कहलाता है। बहुत कम वैल्यू होती है। जैसे ही रिवर्स वोल्टेज माइनॉरिटी करंट फ्लो होती, जैसे ही रिवर्स वोल्टेज जेनर वोल्टेज तक पहुंचता है एक ब्रेकडाउन होता है और लार्ज करंट मेरे भाई फ्लो होती है। एप्लीकेशंस की बात करें तो इन स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी जो मोटर होते हैं उनमें स्पीड कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स क्या होते हैं भैया? जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टर्स में इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिक फर्नेसेस का मतलब जो विद्युत भट्टियां होती हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत आसान है भाई ये कि कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू ग्रे कोड, यानी बाइनरी नंबर को आपको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान होता है मेरे भाई। और देखो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे कोड, ग्रे कोड टू बाइनरी, इस तरीके से मेरे भाई मान के चलो कम से कम 5 से 7 विकल्प आपको मिल जाएंगे कन्वर्ट करने को। तो इस तरीके की चीजों को आप सीख के जाना भाई, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं। अभी हम 5 वीडियोस लगातार शूट कर चुके हैं, ये 5वीं वीडियो है, ठीक है। आज रात में काफी का मतलब इस सप्ताह हम अंधाधुंध तरीके से आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं। जरा सुनो भाई, सबसे पहले हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि बाइनरी नंबर जो होता है, बाइनरी का मतलब दो, द्वि आधारी, जिसका बेस 2 होता है उसे हम लोग बाइनरी संख्या पद्धति कहते थे भाई, ठीक है। तो जैसे यहां पे लिखा हुआ 10102, ठीक है, इसका बेस कितना लिखा हुआ 2। सर जी केवल 1 और 0 ही क्यों चलता है? क्योंकि भैया 1 और 0 मतलब 2 ही अंक होंगे, इसीलिए तो ये बाइनरी है भाई, ठीक है। तो अब ये देखो हमने उतार लिया भाई 1010। अब हम इसके ऑपरेशंस को आपको समझा देते हैं, एक्सॉर बोलते हैं। किस मतलब देखो इसमें अभी हम आपको गेट एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियोस बना देंगे, इसमें गेट बताएंगे, ट्रुथ टेबल बताएंगे, एंड गेट क्या है, और गेट क्या है, नॉट गेट क्या है। फिलहाल अभी आप इतना समझ लो ऑपरेशंस को मोटा मोटा कि भैया जब कभी 0 और 0 को हम लोग जोड़ेंगे तो 0 लिखा करेंगे, ठीक है। 0 और उसे जोड़ेंगे नहीं भाई, ठीक है। सरल भाषा में अगर ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि 0 0 पे ऑपरेशन लगाएंगे तो 0 आएगा, 0 1 1 लिखेंगे, 1 0 1 लिखेंगे और 1 1 को 0 लिखेंगे। ध्यान से समझना भैया, जब कभी अरे हटाओ यार दुनिया भर की, जब एक जैसा होगा 0 0 एक जैसा है तो 0 लिख देंगे, 1 1 एक जैसा, असलियत में 1 और 1 10 होएगा। लेकिन अब कुछ लोग हम कहते हैं सर जी 1 और 1 10, तो अब कुछ लोग कहेंगे सर जी 10 क्या बता रहे हो, हमारा छोटा भैया करा बताओ, तुम्हें 1 और 1 जोड़ना नहीं आता। तो अभी आप इतना समझो, जब हम 1 और 1 पे सेम पे ऑपरेशन लगाएंगे तो 0 लिखेंगे, 0 0 पे 0 लिखेंगे, और अगर अलग अलग पे ऑपरेशन लगाएंगे 0 1 1 1 0 1 यानी अलग अलग पे ऑपरेशन लगाएंगे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे 1 लिखेंगे और सेम पे लगाएंगे तो 0 लिखेंगे भाई, ठीक। इतना आपको याद रखना है। अब किस तरीके से आप चेंज करोगे, तो ये दे रखा है भाई काहे में, बाइनरी में। इसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट वाली बिट है उसे एज इट इज उतार लेना। फर्स्ट बिट क्या है भैया 1 है, तो 1 को हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक। अब ऑपरेशन लगाएंगे, जरा देखना, बताओ अगले के साथ में। देखो भैया सरल भाषा में ऐसे कह सकते हो, ऐसे ऐसे कह सकते हो, या फिर हटाओ, पहले 1 को ऐसे उतार लिया, फिर 1 का अगला देखो कौन है 0, तो 1 0 क्या होगा 1 होगा। फिर अगला देखो 0 1 क्या होएगा 1 होएगा। फिर अगला देखो 1 0 क्या होगा 1 होगा। ये लो, ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी ग्रे कोड में। यानी सरल भाषा में पहली वाली बिट को वैसे ही उतार लेना है और फिर हर अगली बिट के साथ में ऑपरेशन लगाना, 1 का 0 के साथ, फिर 0 का 1 के साथ, फिर 1 का 0 के साथ में। इस तरीके से भैया ऑपरेशन लगा देंगे और बाइनरी ग्रे कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सर जी एक और दिखाते हैं, मान लिया ये लिखा हुआ है 1 0 0 1, ठीक भैया जरा देखना, हमने इसे उतार लिया, हमने लिखा सर जी 1 0 0 1। सबसे पहले पहला जो है बिट वैसे ही उतार लिया हमने। अब क्या करेंगे ऑपरेशन लगाएंगे, 1 का 0 के साथ में कितना लिखेंगे 1, क्योंकि अलग अलग है। अब देखो 0 0 एक जैसा है तो यहाँ पे 0 लिख दिया, फिर 0 1 अलग अलग है तो क्या लिखेंगे 1, ग्रे में कन्वर्ट हो गया भाई, ठीक है। चलो सर जी एक और बता देते हैं भैया, ये 0 1 1 1 लिखा हुआ है, तो सबसे पहला वाला जो बिट है उसे वैसे ही उतार लेंगे भैया, 0 को ऐसे उतार लिया, 0 का 1 के साथ में 1 आ गया, 1 1 सेम है तो
तो 0, 1 1 सेम है तो 0, ग्रे कोड में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद करते हैं आप बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। ठीक है, कुछ हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये आपको कन्वर्ट करने, एक भी कमेंट करोगे कन्वर्ट करके अच्छा लगेगा। जैसे 0 1 1 1 को कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में, 0 1 1 2 को करो, 1 1 1 को करो, 0 1 0 0, यानी यहाँ पे जो भी लिखे हुए इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, इन्हें कन्वर्ट करके दिखाना भाई। ठीक, बाई चांस उल्टा आ जाए, ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने को आ जाए, क्योंकि दोनों आते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताए थे, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, वैसे ही ग्रे कोड टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे कोड। बहुत आसान है, इसे समझो, बिल्कुल वैसे ही चलाएंगे भैया। ठीक, देखना, हमने बल्कि थोड़ा और डिजाइनेबल तरीके लिख दिया है भाई। पहली बिट को हम वैसे ही उतार लेंगे। अब की क्या है, उल्टा हो गया। ये ऊपर वाला काहे में दे रखा है भाई, बाइनरी में दे रखा है, इसे काहे में बदलना है, ग्रे में। ठीक है, पहले ऐसा करता, अब की काहे में दे रखा है, ग्रे में दे रखा है, बाइनरी में कन्वर्ट करना। ये देखो लिख रखा हमने, ग्रे कोड टू बाइनरी, यानी अब की ये ग्रे में दे रखा है, बाइनरी में बदलना है। बहुत आसान है, जैसे यहां पे देखो भैया। ठीक, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, 1, पहली बिट को वैसे ही उतार लिया। ठीक, अब 1 है तो 1 का फिर अगला क्या होगा बताओ। अब देखो इस तरीके से चलाएंगे, 1 का 0 के साथ, अलग अलग है तो 1 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर अगले के साथ 1 और 1 सेम है। देखो भैया, ग्रे को ध्यान से समझ लो मेरे भाई, ग्रे को बाइनरी में चेंज करना है। इस तरीके से भैया ग्रे को बाइनरी में चेंज करेंगे, हमने बना के दिखा दिया। सबसे पहले पहली बिट उतार ली, जो आया उसमें क्या करेंगे, अगले वाले के साथ में बताओ 1 0, 1 0 कितना होगा, 1। फिर इस वाले का इसके साथ में बताओ 1 1 सेम है तो क्या हो जाएगा, 0। फिर 0 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया काहे में, बाइनरी में। यानी जब कभी ग्रे को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके के कुछ पहाड़ वगैरह दिखाई देंगे। रियलिटी यही है, पहाड़ नहीं है कि जो भी आता जाए उसे कन्वर्ट करते जाओ। जैसे 1 1 0 1 है मेरे भाई, देखो भैया क्या है, 1 1 0 1, पहली बिट ऐसे ही उतार लो। 1 को क्या उतार लिया, 1। अब 1 वाला जो उतारा है उसे इसके साथ में बताओ, 1 और 1 सेम है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसे इसके साथ में 0 0 क्या सेम है तो क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। फिर इसे इसके साथ में 0 1 अलग है तो 1 आ जाएगा, यानी कन्वर्ट हो गया 1 0 0 1 भाई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बाइनरी को ग्रे कोड और ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पूरी प्लेलिस्ट प्रॉपर बना रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट लेके आ रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। जो भी दिक्कत है उसे कमेंट करके बताइए।